एफआईआई इंडिया से भाग रहे हैं और अगर आपको नंबर बता दूं तो आप भी डर जाओगे। सिर्फ एक महीने में 1,22,540 करोड़ की सेलिंग की है एफआईआई ने। और अगर ऐसे हम कंपेयर करें इंडिया के एजुकेशन बजट से तो ये उससे भी ज्यादा है। जी हाँ, कोविड में भी इतनी बड़ी सेलिंग नहीं हुई थी जितनी बड़ी इस टाइम पर हुई है कुछ महीनों में। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि अचानक से एफआईआई इतनी बड़ी सेलिंग करने लगे? क्या वॉर इसका कारण है या फिर हो सकता है इसके पीछे कोई और एक बड़ा खेल चल रहा हो? आज के इस वीडियो में आपको इसका रियल कारण पता चलने वाला है, तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और हो सकता है आप भी इस वीडियो को देखने के बाद एफआईआई के साथ हो जाओ। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए। अगर आपकी नॉलेज में ये वीडियो कोई वैल्यू ऐड करती है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। पहले तो हम जानते हैं ये कितना सीरियस है। अगर एफआईआई इंडिया को इसी तरीके से छोड़ते रही एंड यहाँ से काफी ज्यादा पैसा और निकाल लिया, तो अगर हम डीआईआईज या फिर रिटेल इन्वेस्टर पैसा डालते भी रहेंगे फिर भी मार्केट रेगुलर प्रेशर में रहने वाला है, क्योंकि एफआईआई की होल्डिंग इंडिया में काफी ज्यादा है। लेकिन सवाल ये है कि एफआईआई तो पहले भी बेचते थे, तो अब मार्च में ऐसा क्या हो गया कि ये कोविड के नंबर्स को भी पीछे कर चुका है? असल कारण वॉर नहीं है, असल कारण है आरबीआई का नया नियम, जो कि एफआईआई को अभी और आने वाले कुछ समय के लिए रेगुलरली पीछे कर सकता है। इंडिया से वो पैसे निकालेंगे और इन्वेस्टमेंट की कोई गुंजाइश नहीं है। मान लीजिए एक एफआईआई इंडिया में $1,000 इन्वेस्ट करता है। अगर उसे डॉलर का एक्सचेंज रेट 90 रुपीज मिलता है जब वो इन्वेस्ट कर रहा है, तो 90 रुपए के हिसाब से उसने यहाँ पर 90,000 रुपीज इन्वेस्ट किया है। साल के एंड में वो 1 लाख रुपए कमा लेता है और साल के एंड में टोटल उसका प्रॉफिट होता है 10,000 रुपए, क्योंकि 90,000 रुपीज उसने इन्वेस्ट किया था। अब हम इसे करेंसी रिस्क के साथ समझते हैं। अब एफआईआई डॉलर को वापस कन्वर्ट करेगा, मतलब रुपए सेल करके डॉलर खरीदेगा, क्योंकि उसे अपनी कंट्री पे प्रॉफिट देना है। तो यहाँ पर प्रॉफिट देने के लिए जैसे ही वो कन्वर्ट करेगा, हो सकता है रुपए 94, 95 जा चुका हो, तो इससे उसका रिटर्न कम हो जाता है। अगर हम मान लेते हैं 90 से 95 भी रुपए हो गया है, जैसे कि इस साल आपने देखा है काफी तेजी से रुपए में गिरावट देखी गई है, तो 95 भी हो गया, तो उसका रिटर्न सीधा 5% माइनस हो गया। 10% से 5% रिटर्न बचा। इसे कहते हैं करेंसी रिस्क, और यही रिस्क एफआईआई को सबसे ज्यादा डराता है। इसी रिस्क को अवॉइड करने के लिए एफआईआई यूज करते हैं एनडीएफ। एनडीएफ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, जिन्हें डिलीवर नहीं करना पड़ता है, सिर्फ मार्जिन को सेटल करना पड़ता है। ये ज्यादातर इंडिया के बाहर जैसे सिंगापुर पर भी होते हैं और इंडिया पर भी होते हैं। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो करेंसी लॉस को रिकवर कर देता है, मतलब जो रिटर्न यहाँ पर कम हो रहा था उस रिटर्न को वापस बढ़ा देगा। अब हम एग्जांपल से समझते हैं। बिना एनडीएफ के प्रॉफिट 5% बच रहा था, लेकिन अगर एनडीएफ का यूज किया जाए, उसे हेज किया जाए, तो यहाँ पर प्रॉफिट 9% तक जा सकता है। सिर्फ अंतर है 1% का, जो कि हेजिंग में थोड़ा बहुत पैसा लग जाता है उस पे कवर हो जाएगा। तो 1% का सिर्फ अंतर आता है, 9% रिटर्न फिर भी एफआईआई कमा सकते थे। अब आता है असली खेल। आरबीआई ने एनडीएफ पर ही रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है, जिससे एफआईआई के रिटर्न कम होने लगे हैं। अब इंडियन बैंक्स एनडीएफ सेल नहीं कर सकती, सिर्फ बाहरी बैंक्स एनडीएफ को सेल करेंगी। तो इससे प्रॉब्लम ये है कि कंपटीशन कम हो गया है। जहां पर कंपटीशन कम होता है, जो प्लेयर्स होते हैं वो इसका बहुत फायदा उठाते हैं। इस वजह से अब हेजिंग कॉस्ट 2 से 3% बढ़ चुकी है। यहाँ पर पहले 1% कॉस्ट थी। मतलब यही है कि एफआईआई के लिए अब इंडिया में इन्वेस्ट करना महंगा हो चुका है, क्योंकि उनके रिटर्न इस वजह से कम हो जाएंगे। ऑलरेडी इंडिया काफी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, जैसे कि लो रिटर्न्स, हाई वैल्यूएशन, स्लो अर्निंग्स, इसके साथ साथ हाई टैक्सेस, और अब ये एनडीएफ का नया प्रॉब्लम और आ गया है। अब सवाल आता है आरबीआई ने ऐसा क्यों किया? स्टॉक मार्केट पहले ही इतने ज्यादा प्रेशर पर थे, वॉर भी चल रहा है और आरबीआई ने एक नया नियम ला दिया है, जिस वजह से एफआईआई इंडिया पे और इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो इसका रीजन क्या है? क्योंकि रुपए की वैल्यू लगातार गिरती जा रही थी, ये बहुत जल्दी 100 को टच करने वाली थी। आरबीआई रुपए को सपोर्ट करने में लगा था, उसी जगह पे इंडियन बैंक्स खुद रुपए को बेच रही थी, हेज कर रही थी डॉलर्स के लिए। तो इस वजह से रुपए की वैल्यू गिरती जा रही थी और क्रूड का प्राइस बढ़ता जा रहा था इंडिया पर। इंडियन बैंक्स आर्बिट्राज का यूज कर रहे थे, इंडिया में डॉलर को खरीद लेते थे एंड सिंगापुर में बेच देते थे, जिस वजह से इंडियन रुपीस गिर रहा था। अगर हम नंबर्स की बात करते तो एसबीआई की पर्सनल पोजीशन $5 बिलियन की रुपए को गिराने के लिए, और इंडिया के टोटल जो बैंक्स हैं सबकी पोजीशन मिलाकर 30 to 40 बिलियन डॉलर पहुंच रही थी। जैसे ही आरबीआई ने एक्शन लिया, सभी बैंक्स को अपनी पोजीशंस को फोर्सफुली स्क्वायर ऑफ करना पड़ा। इससे बैंक्स को तो घाटा हुआ ही, जो कि अगले आपको क्वार्टर्स पे देखने को मिलेगा, लेकिन इससे रुपए भी काफी ज्यादा संभल गया। एक ही 2 दिन में रुपए की वैल्यू 95 रुपीज से 93 रुपीज पर आ गई। सीधा 2 रुपए का गेन यहाँ पर आपको देखने को मिला था सिर्फ सिंगल डे पर। लेकिन क्या आरबीआई ऐसा करके रुपए को बचा सकती है? तो मेरा जवाब यहाँ पर ना है, क्योंकि आरबीआई कितना भी रुपए को बचाने की कोशिश कर ले, रुपए की जरूरत किसी को नहीं है।
बैंक्स देखते हैं या कोई कंपनी होती है, एमएनसी होती है, सब रुपए को बेचकर कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं। इंडिया एक्सपोर्ट कम करता है, इंपोर्ट ज्यादा करता है, जिस वजह से रुपए रेगुलर बिक रहा है एंड डॉलर खरीद रहा है। इसका यही मतलब है कि रुपए का गिरना ऑलमोस्ट तय है। तो सोचिए ऐसी सिचुएशन में कोई फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट क्यों करेगा। एफआईआईज की होल्डिंग निफ्टी 50 में सिर्फ 17% रह गई है, जो कि 20 साल में लोएस्ट है। अब आप बताइए, अगर आप एफआईआई होते तो आप क्या इंडिया पर इन्वेस्ट करते या ना करते? कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको वीडियो काफी अच्छे से समझ में आया होगा एंड वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यूज जरूर ऐड की होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।